हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो अगेन वेलकम बैक ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड इसको काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। एंड इससे पहले मैंने क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कहीं टच कीजिए, आपको ऊपर एक आई बटन दिखेगा, आई बटन पर टच करके डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हैं और जाके देखिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वह है हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हम पहला बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे एंड रेस्ट एंड मोशन पढ़ेंगे, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है वो पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम बेसिक इंट्रो पढ़ते हैं कि मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता क्या है, पहले हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले इसे मैंने लिखा है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होती है, मैंने पहले ही चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। तो मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals about the motion of object, in which we deals about motion of objects, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में डील्स करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स 3 पार्ट में डिवाइड है, एक है स्टैटिक्स, एक काइनेमेटिक्स और एक है डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में रेस्ट में स्टडी करते हैं, या विच डील्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो जो यहाँ पर हम रेस्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट की रेस्ट के बारे में जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट की, एट रेस्ट में जो भी होता है उसके बारे में हम मोशन करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। और काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब तो करती है लेकिन विदाउट नोइंग एनी कॉज, विच describes motion of object, which describes motion of objects without knowing its cause, ये होता है काइनेमेटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स अबाउट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट की रेस्ट के बारे में डील्स करता है वो स्टैटिक्स होती है। काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स कॉज, हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो स्टडी करेंगे लेकिन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, उसका कॉज जानने की ट्राई नहीं करेंगे, कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम इसमें काइनेमेटिक्स में। जैसे वेलोसिटी होती है, स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे लेकिन विदाउट नोइंग इट्स कॉज कि एक्सेलरेशन क्यों हुआ, वेलोसिटी क्यों आई, वो कॉज नहीं जानेंगे हम इसमें। एंड डायनेमिक्स वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होती है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे बट वहाँ पर हमें कॉज पता होगा। डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, describes motion of objects by knowing its cause, ये हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे डायनामिक्स। जैसे आगे हम सेकंड बुक को पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे एंड फर्दर चैप्टर में पढ़ते रहेंगे डायनामिक्स क्या होती है। तो जैसे फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन का कॉज क्या है, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का कॉज क्या है, तो वो हमारे डायनामिक्स के अंदर आएंगे। तो जो वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे बाय नोइंग इट्स कॉज, उसे हम बोलेंगे डायनामिक्स। जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विदाउट नोइंग इट्स कॉज, वो हमारा होगा काइनेमेटिक्स। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 का वो यही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और इसको काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। एंड स्टैटिक्स मैंने बता दिया कि जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रो हो गया कि मैकेनिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स क्या होती है, काइनेमेटिक्स क्या होती है और डायनामिक्स क्या होती है। तो नेक्स्ट है हमारा रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का मतलब हुआ कि रुका हुआ, मैं भी रुका हुआ हूँ, ये मेरी रेस्ट पोजिशन है। रेस्ट पोजिशन का मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसे हम रेस्ट कहेंगे। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, स्टेबल है, रुका हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसके आसपास के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या बोलूँगा, ये ब्लैक बोर्ड जो है रेस्ट पे है। तो रेस्ट का मतलब होगा इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग,
किसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, जैसे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड रेस्ट। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेस्ट का मतलब हुआ इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to surrounding, if the position of an object does not change with respect to surrounding is called rest. ये रेस्ट की पोजीशन होगी। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही जगह पर रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो एग्जांपल हो सकता है इसमें, जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो बुक क्या है? रेस्ट पे है। मेरे हाथ में मार्कर है, अब ये मार्कर क्या है? रेस्ट पे। तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए उसकी पोजिशन में, उसे हम बोलते हैं रेस्ट। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसकी, एग्जाम्पल बुक लाइंग ऑन द टेबल, बुक लाइंग ऑन द टेबल लिख सकते हैं, बुक लाइंग ऑन द टेबल, एंड बाकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। रेस्ट क्या होते हैं? अब नेक्स्ट है हमारा मोशन। मोशन मीन्स हुआ कि रेस्ट की पोजीशन नहीं होगी। मोशन का मतलब हुआ इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो उसे हम बोलेंगे मोशन। जैसे अगर कोई आदमी चलता है तो वो क्या हो रहा है? उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो क्या हो गया? उसका मोशन की पोजीशन होगी, वो मोशन में हुआ। या अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ रिवॉल्व करती है तो अर्थ क्या कर रही है? मोशन कर रही है। ट्रेन चलती है, ट्रेन क्या कर रही है? मोशन कर रही है। बस चलती है, बस क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर चेंज होगा तो उसे मोशन कहेंगे, मतलब अपनी पोजीशन, अपनी जगह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, उसकी पोजीशन में बार बार चेंज होगा, उसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। तो मोशन का मीन्स हुआ इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट change with respect to surrounding, if the position of an object change with respect to surrounding is called motion. एग्जाम्पल लिख सकता है इसका, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ ट्रेन, अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड। मोशन के एग्जाम्पल एवरीथिंग, जो भी अर्थ पे जो भी रिवॉल्व कर रहा है, जो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो सब क्या होगा? मोशन होगा। तो मोशन का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। और रेस्ट का मतलब हुआ कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा, अपनी जगह पे रुका हुआ होगा, उसे हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। मैंने आपको अभी रेस्ट और मोशन बताया, तो जो रेस्ट और मोशन है वो जो दो टर्म है वो एक दूसरे से क्या है? रिलेट है। कैसे? जैसे अगर ध्यान से सुनना, जैसे अगर ट्रेन के अंदर, मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, मेरे बगल पे कोई एक और आदमी बैठा हुआ है, और एक आदमी ट्रेन से बाहर है। मैं ट्रेन पे बैठा हूँ, मेरे बगल पे एक और आदमी ट्रेन पे बैठा है, और एक कोई बाहर है ट्रेन से, तो वो बाहर से हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हम अंदर से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो होगा क्या? ट्रेन चल रही है, तो मेरे बगल पे जो बैठा है, मेरे बगल पे जो आदमी बैठा है, वो मेरे रिस्पेक्ट में क्या होगा? रेस्ट पे होगा, मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा। लेकिन जो आदमी ट्रेन के बाहर से देख रहा होगा हम दोनों को, हम दोनों क्या कर रहे होंगे? मोशन कर रहे होंगे, हम आगे को बढ़ रहे होंगे ट्रेन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर देखिए वही आदमी मेरे लिए क्या है? रेस्ट पर है, और एक जो बाहर से देख रहा है उसके लिए क्या है? मोशन में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन से क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। या इसका दूसरा और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम अपने घर के अंदर, जैसे मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं अर्थ पे हूँ, अपने घर के अंदर हूँ, तो अर्थ पे मैं अपने घर के अंदर हूँ, और कोई आदमी मुझे इस अर्थ के बाहर से कहीं देख रहा है, अर्थ के बाहर मतलब स्पेस से देख रहा है, तो वो मुझे अगर स्पेस से देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ? मोशन कर रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है, अर्थ रिवॉल्व करती है, तो वो अगर मुझे स्पेस से देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ? मोशन कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक्चुअल में देखूंगा तो मैं अर्थ पे क्या हूँ? मैं अभी क्या हूँ? रेस्ट पे हूँ। तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मोशन और रेस्ट जो है एक दूसरे के हैं रिलेटिव टर्म्स हैं। तो ये दो एग्जाम्पल ने बताया, एक बताया ट्रेन का और दूसरा मैंने कहा अर्थ।
अर्थ एंड स्पेस। होप आपको क्लियर समझ में आया होगा कि रेस्ट और मोशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है? तो मोशन जो होता है, हम मोशन को दो तरीके से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ, कि मोशन जब कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके पाथ का नेचर कैसा होगा, उस बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे एक। एंड सेकेंड हम डिफाइन करेंगे बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के बेस पर हम मोशन को करेंगे डिफाइन करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑन द नेचर ऑफ पाथ, कि जब पार्टिकल मोशन करेगा तो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, उसके बेस पर हम मोशन को डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो मोशन होता है वो तीन टाइप का होता है। सबसे पहला हमारा जो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होगा कि जब कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन करेगा तो उसे हम बोलेंगे उसका रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ से स्लाइड होकर आ रहा है, नीचे को फिसल रहा है, स्लाइड होते हुए आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग तो मोशन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। या एक ट्रेन सीधी पटरी पर चल रही है, कोई आदमी सीधी रोड पर चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। तो जब पार्टिकल का पाथ ट्रेवल्ड एक स्ट्रेट लाइन होगा उसे हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। एंड नेक्स्ट जो है हमारा सर्कुलर मोशन। तो जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है उसमें ट्रेवल करेगा, तो उसके मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path is called circular motion। इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रिंग रोटेशन। अगर मेरे हाथ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैंने पत्थर बांधा, मैंने उसको ऐसे घुमाया स्ट्रिंग को, तो वह कैसा पाथ ट्रेवल करता है, सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रिंग रोटेशन। एंड नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप का जो है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, तो ऑस्किलेटरी मोशन होता है जब कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेगा। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब अपनी मेन पोजीशन से कभी मैक्सिमम जाएगा और कभी मिनिमम आएगा, मैक्सिमम मिनिमम। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम पकड़ा हमने, पेंडुलम को मेन पोजीशन से छोड़ा तो पेंडुलम मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। तो वो मोशन जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन कभी, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब हुआ कभी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, कभी मिनिमम होगा, कभी मैक्सिमम होगा, कभी मिनिमम होगा। तो उसका जो एग्जांपल है हमारा सिंपल पेंडुलम है। नेक्स्ट हम जो मोशन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के बेस पर हम डिवाइड करते हैं। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमारे थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्स, एक होता है वाई और एक होता है जेड। तो इसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशंस। ये थ्री एक्सिस है हमारी, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो मोशन को जब हम थ्री डायमेंशन इन थ्री एक्सिस के अलॉन्ग डिवाइड करेंगे, इन थ्री एक्सिस के अलॉन्ग स्पेसिफाई करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे, उसके बेस पर जो मोशन होगा हमारा वो हमारा कितने टाइप का होगा, तीन टाइप का होगा। तो जो पहला है हमारा वो है 1D मोशन। तो 1D मोशन क्या होगा, जब किसी पार्टिकल के पोजीशन को या मोशन को हम केवल किसी एक ही कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग स्पेसिफाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे 1D मोशन। या तो हम पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्पेसिफाई करेंगे, या वाई के अलॉन्ग करेंगे, या जेड के अलॉन्ग करेंगे। जब पार्टिकल का मोशन या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा होगा, या वाई के अलॉन्ग हो रहा होगा, या जेड के अलॉन्ग हो रहा होगा, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, 1D मोशन बोलते हैं। अगर एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते हैं, सीधे एक्स के अलॉन्ग जा रहा होगा, या वाई के अलॉन्ग जा रहा होगा, या जेड के अलॉन्ग जा रहा होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेन। ट्रेन क्या होती है, एक सीधी पटरी पे चलती है, तो सीधी पटरी मतलब मान लो एक्स के अलॉन्ग चल रही है, या तो वाई के अलॉन्ग चलेगी या जेड के अलॉन्ग चलेगी। या एक मैन है, कोई आदमी है, सीधी रोड पर चल रहा है, तो सीधी रोड पर चल रहा है तो क्या हो जाएगा उसका 1D मोशन। कार सीधी रोड पर जा रही है, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार भी लिख सकते हैं, कार along a straight road, मैन वॉकिंग along a straight road, वो भी क्या हो जाएगा, 1D मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब 2D मोशन क्या होगा, 2D मोशन में होगा हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्पेसिफाई करेंगे टू कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग। 2D का मतलब हुआ टू डायमेंशन, 2D मोशन, टू डायमेंशन मोशन। हम ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसिडर करेंगे मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कंसिडर करेंगे। 2D में क्या होगा, यहाँ पर 2D में होगा हमारा, हम ऑब्जेक्ट के मोशन को टू डायमेंशन के अलॉन्ग स्पेसिफाई करेंगे। या तो मोशन एक्स वाई के अलॉन्ग करेंगे, या तो मोशन को एक्स वाई के अलॉन्ग करेंगे, या वाई जेड के अलॉन्ग करेंगे, या जेड एक्स के अलॉन्ग करेंगे। ये जब मोशन होगा, जब टू डायमेंशन मोशन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे,
2D मोशन बोलेंगे, या तो एक्स वाई के अलॉन्ग हो रहा होगा मोशन, या वाई जेड के अलॉन्ग हो रहा होगा, या जेड एक्स के अलॉन्ग हो रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे 2D मोशन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। 2D मोशन का एग्जाम्पल हमारा होगा सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, और एक होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम नेक्स्ट फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 2D मोशन के अंदर हमारा सर्कुलर मोशन भी आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ आएगा, अर्थ का रिवॉल्यूशन, या एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट अगर फ्लोर पे फर्श पे अगर इंसेक्ट है तो इंसेक्ट क्या होगा, ऊपर को भी जा सकता है और स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर सकता है, सीधे भी जा सकता है और ऊपर को भी आ सकता है। तो 2D मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब 3D मोशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। जब तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के अलॉन्ग एक अलॉन्ग मोशन हो रहा होगा, तब हम उस मोशन को बोलेंगे 3D मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन। जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन को ऑल 3 कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई कर रहे होंगे, उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशन मोशन। से एग्जांपल है, एक काइट है, काइट स्काई में उड़ रही है, तो काइट क्या है, 3D मोशन कर रही है। काइट ऊपर भी जा सकती है, काइट नीचे को भी आ सकती है, काइट स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर सकते हैं, सीधे भी जा सकती है। या बटरफ्लाई इन गार्डन है, बटरफ्लाई देखा होगा, बटरफ्लाई क्या होती है, उड़ती है, तो बटरफ्लाई ऊपर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है, एंड स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर सकती है। तो जब ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को जब ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑल 3 कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई कर रहे होंगे, उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशन मोशन। तो यहाँ पर देखिए, अगर 2D मोशन के अंदर ये होगा, या तो एक्स वाई एक पार्टिकल है यहाँ पर है, तो यहाँ पर मोशन, इसके मोशन को पोजीशन को कौन स्पेसिफाई करा होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा 2D हो गया। अब 3D में क्या होगा, 3D में हमारे तीनों कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो इसका जेड से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई से कितनी डिस्टेंस पर है, इससे कितनी डिस्टेंस पर है, इससे कितनी डिस्टेंस पर है। जब तीनों कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे 3D मोशन। तो 3D मोशन के एग्जाम्पल हो गए काइट, फ्लाइंग स्काई, एरोप्लेन बोल सकते हैं, बटरफ्लाई बोल सकते हैं, ये 3D के हो गए। 2D का हो गया सर्कुलर मोशन, 2D के अलॉन्ग आता है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ 2D के अंदर आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D के अंदर आता है, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर ट्रेन ऑन ट्रैक, ट्रेन बोल सकते हैं, अ कार ऑन ए रोड, मैन वर्किंग ऑन स्ट्रेट रोड, इसके अंदर आएगा, 1D के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। यहाँ पर हमें बेसिक एक शॉर्ट इंट्रो पढ़ेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मोशन इन अ प्लेन, वहाँ पर हम वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट इंट्रो पढ़ेंगे हम वेक्टर एंड स्केलर के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मैंने चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लेन करा था, चैप्टर नंबर 2 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा और साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, उनको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। अब सोच देखिए कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, मैंने इस m मास के ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया, इधर से इधर को फोर्स लगाया। देखिए यहाँ पर हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया और वो फोर्स पर्टिकुलर उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। सपोज करो मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दी, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। मैंने किधर को फोर्स लगाया, तो ऐसी जो भी क्वांटिटीज होंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, उनको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होंगी, वे क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ओनली हैव मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास है, मास का मैग्नीट्यूड होता है, हम बोलते हैं ना 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, वो मास हो गया। क्या मास की कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती है। डेंसिटी है, डेंसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है डेंसिटी का। लेंथ है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, लेंथ तो हम मेजर तो करते हैं, लेंथ का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1 मीटर, 2 मीटर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन लेंथ की प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए लेंथ क्या होता है हमारा स्केलर क्वांटिटीज होगा। तो वो क्वांटिटीज those have only magnitude not direction are called scalar, and those quantities which have direction as well as magnitude are called vector quantities। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस जो होती है हमारी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। कि कितना लेंथ उस पार्टिकल ने या ऑब्जेक्ट ने कवर करा, कितनी डिस्टेंस वो चल के आया, उससे हम बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं।
एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, या इसे हम पाथ लेंथ भी कहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ से यहाँ तक चला, ए से बी गया और बी से सी गया। ए से बी की डिस्टेंस थी 2 मीटर और बी से सी की डिस्टेंस थी 3 मीटर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होगी, जो डिस्टेंस होगी हमारी ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है 2 और बी सी कितना है 3, तो 2 + 3 5 मीटर। तो ये क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा। एक्चुअल पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब डिस्टेंस जो होती है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड जो इसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट जो लेते हैं, हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में करते हैं। एंड अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई तो उसको हम किलोमीटर मेजर करते हैं या सेंटीमीटर मेजर करते हैं। तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो गई। एंड इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन मैंने पहले चैप्टर में बताया था क्या होता है, सेकंड चैप्टर बताया था क्या होता है, एल। एंड जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस जो होगी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होगी। डिस्टेंस ऑलवेज जो होती है पॉजिटिव होती है। पार्टिकल ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, नेगेटिव नहीं हो सकती है डिस्टेंस। जो नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ डिस्प्लेसमेंट को एग्जाम्पल से क्लियर समझते हैं। जैसे सपोज करो एक पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, ए से बी तक के लिए पार्टिकल चल के आया। अब ए से बी तक आने के लिए पार्टिकल के पास एक रास्ता यहाँ से भी आ सकता है और एक रास्ता यहाँ से भी आ सकता है। तो जब पार्टिकल ए से भी इधर से आएगा और ए से भी यहाँ से आएगा और ए से भी वो यहाँ से भी आ सकता है, तो इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इसमें शॉर्टेस्ट होगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा इसको। नेक्स्ट है हमारा, इसको डिस्प्लेसमेंट की सेकंड डेफिनेशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब इसको कैसे लिखा है, इसको देखिए यहाँ पर समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। सपोज करो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी तक गया, डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। यहाँ पर उसकी पोजीशन है x1 और यहाँ पर पोजीशन है उसकी x2 पोजीशन है। ये पोजीशन उसकी x1 हो गई और ये पोजीशन क्या हो गया, उसका x2 हो गया। तो पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को हम जो फिजिक्स में दिखाते हैं डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं डेल्टा। पोजीशन में चेंज होगा, इसका डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स का हमारा पोजीशन में चेंज हो रहा है तो इसको हम लिखते हैं x2 - x1 लिखते हैं। तो ये हमारा चेंज इन पोजीशन x2 - x1। x2 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है x2 और ये x1। तो x2 - x1 को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यहाँ पर देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हमारा x2 ग्रेटर देन होगा x1 से, तो इट मीन्स डेल्टा x क्या होगा, अगर x2 बड़ा होगा x1 से तो डेल्टा x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड अगर x2 लेस देन होगा x1 से, अगर x2 छोटा होगा x1 से इससे, तो ये हमारा जो डेल्टा x जो आएगा हमारा नेगेटिव में आएगा। एंड अगर दोनों ही इक्वल हो गए, अगर x1 = x2 हो गया तो डेल्टा x क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी वही होगी, मीटर और सेंटीमीटर होती है इसकी यूनिट डिस्प्लेसमेंट की। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं तो उसे डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल दिया है, पार्टिकल ए, एक पार्टिकल है ए जो कि स्टार्ट करता है, एक पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट करता है ए से और उसको पहुंचना है सी पर। ए से सी जाना है, ए से सी तक जाना है। तो ए से सी तक जाने के लिए उसके पास 2 रास्ते हैं। वो ए से सी तक ऐसे भी जा सकता है, तो ए से सी तक पहुंचने के लिए उसके पास 2 रास्ते, वो ऐसे भी जा सकता है। तो ऐसे जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ए सी इक्वल जब ऐसे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो ए सी इक्वल टू कितना आया, ए बी कितना है 6 एंड बी से सी कितना है 8। तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14 मीटर। तो जब वो ऐसे गया ए से सी तक 14 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी। एंड उसके पास एक रास्ता ये भी है कि वो डायरेक्ट ए से सी भी जा सकता है। तो ए से सी जाएगा तो कितना लगा यहाँ पर 90, इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी लगाएंगे। यूजिंग पीजीटी ए सी निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें, यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पीजीटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए सी जो आएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, तो ऐड करके 100 आएगा। 100 का रूट कितना होगा 10, तो 10 मीटर की डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ए से सी तक के लिए जो उसने ये वाली डिस्टेंस कवर करी, ए से बी, बी टू सी, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस।
एंड जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी गया इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ए टू बी प्लस बी टू सी, यहाँ से वो ऐसे गया, लेकिन ए टू सी में वो डायरेक्ट गया, ए टू सी गया, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कौन सी है, ए सी है, तो ए सी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन में दी, ए से सी ऐसे जाना है, तो ये उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एक पार्टिकल है, ए से स्टार्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। तो हमें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है, हमें डिस्टेंस ही बताना है एंड डिस्प्लेसमेंट ही बताना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है कब, जब पहला जब पार्टिकल ए से बी जाएगा। तो पार्टिकल जब ए से बी जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, डायरेक्शन भी दी है ऐसे चलना है, तो पार्टिकल ए से बी जाएगा तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो देखिए एक सर्कल है और सर्कल का क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट है, तो सर्कल की जो पूरी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी हमारी, 1/4 इंटू सर्कल का सर्क्यूम्फेरेंस कितना होता है, 2πr, ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, 2 से 2 जा 4, तो कितना आया, πr/2। ये तो क्या होगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। अब ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट वो होगा हमारा, यहाँ से देखिए शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा ए से बी के लिए, ये होगा, और यहाँ पर हमारा 90, तो ये r है, ये भी कितना हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो कितना आएगा, वही पीजीटी लगा देंगे, r² प्लस r², तो कितना आएगा ये 2r का स्क्वायर, तो कितना आएगा √2r। तो ए से बी तक के लिए शॉर्टर डिस्टेंस ये थी हमारी, तो जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट होगा √2r एंड ए से बी तक की डिस्टेंस होगी हमारी πr/2। अब नेक्स्ट है ए टू सी, जब पार्टिकल सेकंड इसका बी पार्ट है, देखिए ए टू सी, जब पार्टिकल ए से सी जाता है, अब ए से सी जाएगा तो ए से सी जाने के उसके बाद डिस्टेंस क्या होगी, ऐसे आएगा, तो देखिए सेमी पूरा जो सर्क्यूम्फेरेंस का हाफ कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस जो होगी ए टू सी के लिए, डिस्टेंस जो होगी हमारी ए टू सी के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, 2πr, पूरा 2πr का हाफ ए टू सी जा रहा है, तो 2πr का क्या हो जाएगा हाफ, 2 से 2 कटेगा तो डिस्टेंस कितनी होगी खाली πr। एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो डिस्प्लेसमेंट जब ए से सी आएगा तो ए से सी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि ऐसे तो लॉन्ग रास्ते, तो डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट क्या होगा, ए से सी सीधे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो कितना हो जाएगा r+r, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। ए से सी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r होगा। नेक्स्ट है ए टू डी, थर्ड है ए टू डी, जब ए से डी जाता है पार्टिकल, जब पार्टिकल ए से ऐसे घूम के डी पर पहुंचता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए टू डी के लिए देखिए 3 1 2 3, तो सर्क्यूम्फेरेंस का 3/4, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो सर्क्यूम्फेरेंस है 2πr का 3/4 पार्ट, तो 3/4 इंटू 2πr, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 2 से 2 जा 4, तो कितना आएगा 3πr/2, 3πr/2 क्या हो गया, ए से डी के लिए डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से डी के लिए डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट ऐसे नहीं जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ए से डी के लिए, ये शॉर्टेस्ट होगा, तो ये 90 r और r, ए से डी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख देंगे वही पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, r² प्लस r², तो कितना हो जाएगा, वही आएगा 2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू r, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड जो फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि पार्टिकल ए से ए, जब पार्टिकल ए से इधर से स्टार्ट किया चलना, दोबारा ए पर ही पहुँचेगा, तो जो डिस्टेंस जो कितना कवर करेगा, देखिए पूरा सर्क्यूम्फेरेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट दोबारा ए से स्टार्ट किया था, दोबारा ए पर पहुँच गया। जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से ट्रैवल करके दोबारा इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ए से स्टार्ट किया था, दोबारा ए पर पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होप आपको अब इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या। तो थैंक यू।